Good morning, class 4th students. Okay, class, we are studying chapter number 17 in our subject, जो कि सोशल स्टडीज़ है. ठीक है, तो हम लोग सोशल स्टडीज़ में चैप्टर नंबर 17 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 17 हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं अबाउट दी मौर्यन एम्पायर, दैट इज द ग्रेट मौर्यन एम्पायर के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 17 में जान रहे हैं, जो कि हमारे भारत का इतिहास है, भारत का जो हमारे इंडिया का हिस्ट्री है. चलो, तो इसके अंडर में हम लोगों ने पार्ट 1 में लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, ग्रेट मौर्यन एम्पायर कैसे इस्टेब्लिश होता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, और उनके सहयोगी कौन होते हैं, चाणक्य होते हैं, जो कि उनके दरबार के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बनते हैं. चलो, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोगों ने ये देखा था कि किस प्रकार से वो 25 साल पहले राज करते हैं और अपना सारा राजपाट बिंदुसार को दे देते हैं, जो कि उनका पुत्र है, और वहाँ से वो साधु बन करके वनों में भटकने के लिए, साधु का जीवन व्यतीत करने के लिए फिर चले जाते हैं, वो जैनिज्म धर्म को अपनाते हैं. चलो, तो अब बिंदुसार किस प्रकार से रूल करते हैं, बिंदुसार किस प्रकार से अपने राजपाट को चलाते हैं, उनके बारे में देखेंगे. तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बिंदुसार को. फिगर्स देख लीजिए, फोटोज भी बने हुए हैं. चंद्रगुप्त मौर्य का फोटो, एक बहुत ही अच्छे राजा थे, उनको देखिए, और बिंदुसार के बारे में जानेंगे हम लोग. चलो, बिंदुसार 297 to 273 BC तक इनका कार्यकाल है. बिंदुसार एक्सटेंडेड द मौर्यन एम्पायर साउथवर्ड्स इन द इंडियन पेनिनसुला अप टू द मैसूर. तो देखिए, नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही अपना राजपाट बहुत बढ़ा लिया था, तो अब बचता है साउथ रीजन. तो साउथ रीजन में जो बढ़ाता है अपने उनके राजपाट को, मौर्यन एम्पायर को, वो कौन है, वो शख्स है बिंदुसार. ये क्या करते हैं, ये इंडियन पेनिनसुला के जो सदर्न रीजन है और मैसूर तक ये मौर्यन एम्पायर को ये फैला देते हैं, उस पर ये कब्जा जमा लेते हैं. He conquered 16 small kingdoms. 16 जो छोटे छोटे किंगडम्स होते हैं उन पर ये राज करने लगते हैं, उनको हरा करके, thus extending his empire further. और इस तरीके से इनका राजपाट और फैल जाता है. The only regions that were left out on the Indian subcontinent were that of Kaling, now Odisha, and the kingdoms to the extreme south of the Indian peninsula. As these southern kingdoms were friendly, Bindusar did not conquer them, but the kingdom of Kaling was the problem for the Mauryan Empire. देखिए, यहीं से कहानी शुरू होती है. बहुत इंटरेस्टिंग लगता है अगर आप हिस्ट्री मन से पढ़ो तो, ठीक है ना. तो 16 छोटे छोटे जो किंगडम्स थे उस पर तो इन्होंने कब्जा जमाया और मौर्यन एम्पायर को फैला दिया. इसीलिए सबसे पहली लाइन जो आपकी किताब में लिखा था कि द मौर्यन एम्पायर वॉज द फर्स्ट मेजर एम्पायर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. इतना बड़ा कि पूरे भारत पर उसी का कब्जा था, उसी पर वही रूल कर रहा था. तो देखो, नॉर्थ ईस्ट रीजन्स और सब जगह तो ऑलरेडी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने कब्जे में कर लिया. बिंदुसार ने साउथ के कुछ रीजन्स किया. अब क्या बचा रह गया जिस पर बिंदुसार नहीं कब्जा जमा पाए, वो कौन कौन सी जमीन थी, क्या कौन सी जगह थी, द ओनली रीजन्स, वो जगह जहाँ पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, जहाँ पर मौर्यन एम्पायर नहीं था, कौन सा था, कलिंग, जो कि अभी उड़ीसा में है. तो कौन सा था, कलिंग, और इसको अंडरलाइन कर लीजिए. एंड द किंगडम्स टू द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द इंडियन पेनिनसुला. और इंडियन पेनिनसुला की अगर बात करें तो एक्सट्रीम साउथ में जो रीजन थे उस पर खाली कब्जा नहीं जमाया था बिंदुसार में, बाकी पूरे भारत पर इन्हीं का कब्जा था. एज दी सदर्न किंगडम्स वर फ्रेंडली, क्योंकि जो यहाँ पे जो किंगडम्स थे, जो वहाँ के जो राजा थे, वो फ्रेंडली थे इनके साथ, बिंदुसार के साथ. उनका कोई भी ऐसा मोटिव नहीं था कि हमको, इनको मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे फ्रेंड्स के तरीके से रह रहे हैं तो इनको क्यों हटाएं. बिंदुसार का ऐसा कोई भी मोटिव नहीं था. तो वो सब फ्रेंडली थे.
लेकिन डिड नॉट कॉन्कर देम, इसलिए बिंदुसार ने उनके ऊपर जीत नहीं हासिल की कि चलो भाई हमारे फ्रेंड्स हैं वो सभी राजपाट कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन बट द किंगडम ऑफ कलिंग वॉज अ प्रॉब्लम फॉर द मॉडर्न एम्पायर, लेकिन जो कलिंग का किंगडम था वो दिक्कत क्रिएट कर रहा था, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था बिंदुसार के लिए, मौर्यन एम्पायर के लिए। वो लोग अलग टाइप के थे, वो लोग फ्रेंड्स नहीं थे बिंदुसार। चलो, तो अब बिंदुसार का एंड हो जाता है, उनकी मौत हो जाती है। अब आते हैं अशोक। अब अशोक के बारे में आप जितना भी पढ़ोगे कम है। अशोक, राजा अशोक को बहुत ही महान राजा कहा जाता है। उन्होंने कलिंग युद्ध करके कलिंग पर कब्जा जमाया। देखो, आफ्टर बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र कौन हो गए? अशोक हो गए। His son अशोक sat on the throne of पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र राजधानी थी उस दौरान भारत की। तो क्या हुआ, बिंदुसार के बाद अब कौन आ गया? अशोक आ गया, राजा अशोक। अब कौन राजा बन गया? राजा बन गया अशोक, और वो राजगद्दी पर पाटलिपुत्र के बैठ गए। He was the most famous of all the modern kings, तो जितने भी मॉडर्न किंग्स की बात कर ले उसमें से सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर हैं, प्रख्यात हैं, फेमस है, प्रचलित हैं, कौन है? राजा अशोक। द मॉडर्न एम्पायर रीच्ड इट्स पीक अंडर द रूल ऑफ अशोक। अशोक के कार्यकाल के दौरान जो मॉडर्न एम्पायर था वो उसने पूरे भारत पर कब्जा जमा लिया। इन द बिगिनिंग he followed the policy of expansion of the empire similar to his ancestors। शुरुआत में जिस प्रकार से उनके दादाजी और पिताजी ने अपने किंगडम को एक्सटेंड किया था ना, बढ़ाया था, उस तरीके से इन्होंने भी बढ़ाने की शुरुआत की। He attacked Kaling and conquered it after a fierce battle। इन्होंने कलिंग पर युद्ध छेड़ दिया, जो कि अभी उड़ीसा में है। आपको पता ही है कि बिंदुसार कलिंग पर नहीं कब्जा जमा पाया था, इनके बेटे अशोक ने कलिंग पर युद्ध छेड़ दिया और बहुत ही खून खराबे का युद्ध हुआ, बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ उस युद्ध में। और उसके बाद इन्होंने कलिंग को भी अपने अंडर में कर लिया। इन द बैटल, युद्ध में क्या था? थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स फ्रॉम बोथ द साइड्स वर किल्ड। हजारों की संख्या में जो सेना नायक थे, उसे जो सोल्जर्स थे ना, सेनानी थे, वो मारे गए थे। द सीन ऑफ ब्लडशेड चेंज अशोक्स हार्ट। अब इतना ज़्यादा खून खराबा हुआ था कि कलिंग के युद्ध में, बैटल ऑफ कलिंग में इतना ज़्यादा खून खराबा हुआ था कि अशोक देख करके एकदम वो उनका दिमाग एकदम बदल गया, चेंज हो गया कि इतना ज़्यादा उन्होंने खून खराबा देख लिया तो उनका क्या होगा, उनके अपने अंदर से उनकी आत्मा जो थी वो जागृत हो गई। और फिर क्या हुआ? द वॉर ऑफ कलिंग बिकेम द टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ अशोक। और कलिंग के युद्ध के बाद अशोक की जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। He would not to fight any war in future। वो शपथ कर लेते कि अब मैं आगे अब कोई भी युद्ध नहीं लड़ूंगा। इतना खून खराबा देखने के बाद उनका दिमाग परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, और उनकी मानसिकता कुछ इस प्रकार बन जाती है कि वो कहते हैं कि मैं अब आगे का युद्ध नहीं लड़ूंगा। चलो, इनिशियली अशोक वॉज अ वैदिक हिंदू। शुरुआत में तो अशोक हिंदू थे, है ना, बट आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंग ही बिकेम अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद वो बुद्धिज्म रिलीजन को अपना लेते हैं। He maintained his empire which he had inherited from his father and followed the path of non-violence। और जो भी उनके पिता द्वारा दी गई संपत्ति थी, बिंदुसार के द्वारा दी गई जो भी संपत्ति थी उसको इन्होंने स्वीकार कर लिया और ये अपनी राजधानियों को बढ़ाते थे नॉन वायलेंस के तहत। कोई भी हिंसा नहीं करते थे, कोई भी युद्ध नहीं करते थे कलिंग के युद्ध की बात। चलो, for the rest of his life, Ashok preached the principles of Buddhism not only in his vast empire but also sent missions abroad।
अब जीवन में इन्होंने ये शपथ ग्रहण कर लिया था कि मुझे युद्ध नहीं करना। तो इन्होंने बुद्धिज़्म के जो प्रिंसिपल्स थे उनको इन्होंने फैलाना शुरू कर दिया, सिर्फ अपने एम्पायर में नहीं, सिर्फ भारत में नहीं, देश में भी अपने और विदेशों में भी। अशोक built a number of rock edicts and pillars to spread the gospel of Buddhism। और बुद्धिज़्म धर्म को के प्रचार प्रसार में वो इतने ज़्यादा रम गए कि उन्होंने बहुत सारे रॉक एडिक्ट्स पे बुद्धिज़्म के बारे में लिखा, बहुत सारे पिलर्स बनवाए जिस पे बुद्धिज़्म के बारे में लिखा। तो अशोक का भी आप लोग यहाँ पे फोटोग्राफ देख सकते हैं, राजा अशोक का। चलिए, अशोकाज रेन। अब अशोक ने कहाँ कहाँ पर उनका जो विजय पथ था वो लहराया था, कहाँ कहाँ पर वो जीत हासिल किए थे, इसके बारे में जानेंगे। अशोक believed that the king should look upon his subjects as a father treats his children। अशोक को ऐसा लगता था, वो ऐसा महसूस करते थे, ऐसा समझते थे कि किसी भी राजा को अपनी प्रजा की देखभाल इस प्रकार करनी चाहिए जिस प्रकार पिता अपने बच्चों की देखभाल करता है। He took care of his subjects in many ways and carried out a lot of welfare activities during his reign, like building of roads, planting of trees along the roads, building wells and rest houses for travelers, hospitals for the sick, etc। उन्होंने बहुत सारी समाज सेवाएं की, वेलफेयर मेजर्स लिए, जैसे उन्होंने क्या क्या किया, रोड बनवाया, है ना, पेड़ लगवाए रोड के किनारे किनारे ताकि लोगों को छांव मिले जब लोग जा रहे हैं पैदल। तो बहुत सारे कुएं खुनवाए और बहुत सारे रेस्ट हाउसेस बनवाए ना, जहाँ पे लोग जाकर के अगर कोई जा रहा है यात्रा पे है तो थोड़ी देर जाकर के विश्राम गृह वहाँ पे विश्राम कर सके, आराम कर सके। बीमारों के लिए बहुत सारे अस्पताल बनवाया, हॉस्पिटल्स बनवाया। तो ये सब वेलफेयर मेजर्स उन्होंने किए। Ashok had friendly relations with his neighbors and sent envoys to them। और जो भी उनके किंगडम में जो भी अदर राजा थे, दूसरे राजा लोग थे, उनसे उनका बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन था और वहाँ पे ये अपना दूध भेजा करते थे। He sent his son, इनके बेटे का नाम क्या है, महेंद्र, अपने बेटे महेंद्र को, और डॉटर का नाम क्या है, संघमित्रा, टू श्रीलंका टू प्रीच बुद्धिज्म देयर। इन्होंने अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी, इनकी पुत्री थी संघमित्रा, इन दोनों को श्रीलंका भेज दिया वहाँ पे बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। He also propagated Buddhism to the Chola and Pandya kingdoms, which were located on the southernmost part of the Indian peninsula। Ashok ruled for about 40 years। इन्होंने बुद्धिज्म का प्रचार चोला और पांड्या रूलर्स को भी किया, जो कि कहाँ पे वो लोग राजा थे, कहाँ पे इनकी डायनेस्टी थी, सदर्न मोस्ट पार्ट में, भारत के सदर्न मोस्ट पार्ट में जो लोग राजा थे उस दौरान चोला और पांड्या रूलर्स, उनको भी बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार उन्होंने किया। और वहाँ पर इनका कोई किंगडम नहीं था, वहाँ पे ये लोग रूल कर रहे थे, लेकिन वहाँ तक भी इन्होंने बुद्धिज्म को फैलाया। और अशोक ने लगभग 40 सालों तक राज किया, है ना। फेस द फैक्ट्स। देखिए यहाँ पे मैप बना हुआ है, इसमें अशोकाज एम्पायर में देखिए ये जितनी आपको दिख रही है येलो कलर के, ये सब इतने पूरे पे कब्जा था राजा अशोक का। बस ये सदर्न मोस्ट पार्ट में चोला और पांड्या रूलर्स। देखिए कितना भारी एम्पायर था। देखिए ये जो एरिया है, अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग मैप को। सीडेड बाय सेल्यूकस टू चंद्रगुप्त। तो ये वाला जो डार्क येलो वाला जो कलर से है ये एरिया, ये सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को दिया था। इसमें नदियाँ देखिए, पंजाब थी ना, है ना, ये जम्मू कश्मीर है ऊपर, ये इधर पाकिस्तान है, जो कि अब भारत का पहले ये नक्शा था, ये मैप था, अब बदल गया। तो देखो झेलम, चेनाब, रवि, सतलज, बीस, है ना, इंडस, ये तुम्हारी पंजाब का इलाका है। तो इसने दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को, सेल्यूकस ने दिया था। ये इंद्रप्रस्थ, मथुरा, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, ललितापतन जो कि काठमांडू में है, अभी नेपाल में है ना, पाटलिपुत्र, मगध, ये कैपिटल था उस दौरान। अच्छे से देखेंगे सब लोग। चंपा, शास्त्रम, तम्रालिप्ति, सांची, प्रज्ञा, पुलिंदास, पितनिकास, गिरनर,
सौराष्ट्र ना, रश्क, त्रिकास, कृष्ण, आंध्र, कलिंग, ये देखो कलिंग उड़ीसा में, कलिंग, सिद्धपुरा, सतियापुत्रा। तो ये यहाँ तक आपका पूरा अशोक का राजपाट था। बस ये नीचे वाला जो सदर्न मोस्ट पार्ट है यहाँ पर चोला और पांड्या रूलर्स, देखिए यहाँ पे लिखा भी है पांड्यास, चोलास। और यहाँ पे केरल के रीजन में चेराज उस दौरान रूल करते थे। यहाँ पे सतियापुत्र और कावेरी नदी यहाँ से बहती है। तो ये आपका नक्शा दिखा रहा है अशोका के एम्पायर का। चलो, फेस द फैक्ट, अशोका enjoyed the title of देवना प्रियदर्शी, he who is loved by the gods and who regards everyone amiably। अशोक को एक टाइटल प्रदान किया गया, एक शीर्षक प्रदान किया गया जो कि उनकी प्रजाजनों के द्वारा प्रदान किया गया। उनको लोग क्या कहते थे? देवनम प्रिय प्रियदर्शी, देवनम प्रियदर्शी, जिसका मतलब क्या होता है? He who is loved by the gods, वो व्यक्ति जो कि भगवान, जिनको बहुत ही, जिनसे भगवान प्रसन्न होते हैं, प्रेम करते हैं जिनको भगवान, और वो व्यक्ति जो दूसरों को बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर में ट्रीट करता है, दोस्ताना व्यवहार दूसरों के साथ रखता है। चलो, तो ये तो देख लिया कि मौर्यन एम्पायर में इस तरीके से पीक पे गया अशोका के रेन में। अब फॉल ऑफ द मौर्यन एम्पायर, किस प्रकार से मौर्यन एम्पायर, मौर्यन डायनेस्टी खत्म हो जाती है, ये पढ़ेंगे हम लोग। द ग्रेट मौर्यन एम्पायर डिड नॉट लास्ट लॉन्ग आफ्टर द डेथ ऑफ अशोक। It ended in 185 BCE when पुष्यमित्रा शुंगा, जो कि शुंगा डायनेस्टी का था, killed the last Mauryan king and became the ruler of Magad। चलो, तो जो ग्रेट मौर्यन एम्पायर था ये बहुत दिनों तक नहीं चल पाया, क्योंकि अशोक की डेथ के बाद, जब अशोक की मृत्यु हो गई, तो 185 BCE में पुष्यमित्र शुंगा, जो कि एक व्यक्ति का नाम है, इन्होंने मुगल डायनेस्टी के लास्ट, मुगल नहीं मौर्यन डायनेस्टी के लास्ट व्यक्ति को, लास्ट राजा को इन्होंने मार दिया और मगध पर अपना कब्जा जमा लिया। इस तरीके से अब कौन सी डायनेस्टी आ गई? शुंगा डायनेस्टी। और मौर्यन डायनेस्टी का यहाँ से क्या हो जाता है? खात्मा हो जाता है, एंड हो जाता है। चलो, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को और बाकी के क्वेश्चन एंड आंसर्स और जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स और एक्सरसाइजेज हैं उसको PDF के फॉर्मेट में करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू। इसी के साथ आप लोग पढ़ते रहिए, लर्न करते रहिए, ठीक है। और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो जब भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूं, आप उसके नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।